हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन। और देखो, ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर्स अपने बाकी रह गए थे जब अपन रिवीजन कर रहे थे तब। तो कुछ बच्चे बार बार कह रहे थे कि सर एक बार कंप्लीट करा दीजिए ताकि सारे चैप्टर्स का रिवीजन हो जाए। तो जिनका भी रिवीजन करना हो ना, हम फटाफट से इसको इन चैप्टर्स को पढ़ लेंगे। तो आप लोग एक बार इसे जिन जिन का रिवीजन बाकी पढ़ लीजिए ताकि जब हम क्वेश्चन आंसर्स करें आपको काफ़ी सहूलियत रहेगी। और अपना जो मॉडल पेपर जैसे अपन कर रहे हैं, जो लाइव क्लासेस अपनी चल रही है, तो उसमें इसमें से जितने भी जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। तो ये है अपना सेकंड बुक, भारत लोग और अर्थव्यवस्था का थर्ड चैप्टर, चैप्टर नंबर थर्ड, भू संसाधन एवं कृषि। इसके अपन कंप्लीट जो नोट्स हैं एक बार जल्दी से इसे देख लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं, इस चैप्टर का सिलेबस क्या है। तो देखो, इसमें जो चैप्टर है इसमें भू उपयोग वर्गीकरण देखेंगे हम, भारत में भू उपयोग परिवर्तन देखेंगे, साझा संपत्ति संसाधन क्या है उसे देखेंगे समझेंगे, भारत में कृषि भू उपयोग, उसके बाद भारत में फसल ऋतुएं, कृषि के प्रकार, खाद्यान्न फसलें, इस खाद्यान्न फसलों में जैसे चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, उसके बाद फिर आएगी दालें, चना, रेशेदार फसलों में आएगा कपास, जूट, अन्य फसलें जिसमें गन्ना, चाय और कॉफी, और फिर हम पढ़ेंगे तिलहन, भारत में कृषि विकास, कृषि उत्पादन में वृद्धि और प्रौद्योगिकी का विकास, और भारतीय कृषि की समस्याएं। ये है अपना सिलेबस। और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनका भी सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग भी अपना सिलेबस देख लीजिएगा। अभी देखो, ये सबसे पहले शुरुआत करते हैं भू उपयोग वर्गीकरण। तो भारत में क्या होता है कि जो भू राजस्व विभाग है वो भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है। यहां से भी प्रश्न बनता है कि भू अभिलेख रिकॉर्ड किसके पास रहता है या कौन सा विभाग संधारित करता है। तो भू राजस्व विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है। भू उपयोग संवर्गों का योग कुल प्रतिवेदन यानी रिपोर्टिंग क्षेत्र के बराबर होता है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न है। ठीक है, समझ में आया होगा। भारत की प्रशासनिक इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का दायित्व भारतीय सर्वेक्षण विभाग का होता है। अब भू राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाया गया भू उपयोग वर्गीकरण निम्न प्रकार है। क्या है? पहला है वनों के अधीन क्षेत्र। तो वनों के अधीन क्षेत्र ये होता है कि ये वन क्षेत्रों के अधीन होते हैं। सरकार द्वारा वन क्षेत्रों का सीमांकन इस प्रकार किया जाता है जहां पे वन विकसित हो सकते हैं। तो वो जो भूमि है, वो जो भूमि का जो उपयोग है वो वनों के अधीन आएगा, तो इसे कहते हैं वनों के अधीन क्षेत्र, जहां पे वन जो है वो उगाए जाते हैं या वन जहां पे उगते हैं। दूसरा होता है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। तो वो भूमि जिसका उपयोग कृषि कार्यों के लिए नहीं होता है, गैर कृषि कार्यों के लिए होता है। गैर कृषि कार्यों में क्या क्या होता है देखो, इस वर्ग की भूमि में भूमि का उपयोग सड़कें बनाने के लिए होता है, नहरें बनाने के लिए होता है, उद्योग स्थापित होते हैं, दुकानें स्थापित होती है। ये काम कृषि के लिए नहीं होता है। तो इन उद्योग इन कामों के लिए जो भूमि होती है उसे गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि कहते हैं। तीसरी प्रकार की जो भूमि होती है, जो भूमि का वर्गीकरण है, उसका तीसरा जो प्रकार है वो है बंजर एवं व्यर्थ भूमि। वह भूमि जो भौतिक दृष्टि से कृषि के अयोग्य है, मतलब उसमें कृषि नहीं कर सकते। इसमें वन भूमि आती है, उबड़ खाबड़ जो भूमि होती है वो इसमें आती है, पहाड़ी भूमि, रेगिस्तानी भूमि, और अपर्दित जो खड्ड युक्त भूमि होती है, जिसका मिट्टी का अपरदन जो होता है, खड्डे बन जाते हैं, मिट्टी का जो कटाव हो जाता है, वो भूमि इस वाले तीसरे जो इसका जो भूमि का वर्गीकरण है बंजर और व्यर्थ भूमि, उसमें शामिल की जाती है। और फिर आती है चौथी, जिसे हम बोलते हैं स्थायी चारागाह क्षेत्र। इस प्रकार की अधिकतर भूमि पर ग्राम पंचायत या सरकार का स्वामित्व होता है, जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसका अधिकार होता है। इस भूमि का केवल एक छोटा सा भाग निजी स्वामित्व में होता है। ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। तो ये भी, क्योंकि अब उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, ये उस क्षेत्र के समस्त लोगों का अधिकार हो जाता है, इसलिए वो साझा संपत्ति संसाधन होता है। साझा नहीं है, साझा है ना, साझा। चलिए, नेक्स्ट है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। अब भूमि कैसी है? व्यर्थ है बट कृषि के योग्य है। तो इसमें वह भूमि है जो पिछले 5 वर्षों या उससे अधिक समय तक व्यर्थ पड़ी है, मतलब 5 साल से ज्यादा अगर है तो वो आएगा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में। इस भूमि को कृषि तकनीक के जरिए कृषि क्षेत्र के योग्य बनाया जा सकता है। टेक्निक का प्रयोग करके जो वापस हम खेती बाड़ी के उपयोग के लिए काम में ले सकते हैं। और दूसरी एक और जमीन जो होती है वो है वर्तमान परती भूमि। अब इसमें क्या होता है कि ये वह भूमि होती है जिस पर 1 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए खेती नहीं की जाती है,
और इसको अपन वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। खाली वर्ष भर के लिए हम उसे खाली छोड़ देते हैं तो यह भूमि की उर्वरता बढ़ाने का प्राकृतिक तरीका है, मतलब साल भर के लिए अगर उसे छोड़ देते हैं तो उसकी उर्वरा शक्ति फिर से बढ़ जाती है। फिर होती है पुरातन प्रतिभूमि, मतलब ये जो कृषि योग्य भूमि है जो कुछ समय के लिए छोड़ी जाती है, उस भूमि को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो वर्तमान प्रतिभूमि और एक होती है पुरातन प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि खाली 1 वर्ष के लिए छोड़ी जाएगी, जबकि पुरातन प्रतिभूमि जो होती है उसे 1 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम समय के लिए उसे छोड़ा जाता है, उसे प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वो पुरातन प्रतिभूमि में आती है। और वो भूमि आती है जो कृषि योग्य 5 वर्ष से अधिक समय के लिए जो वो काम में नहीं ली जाती है, इसे कृषि योग्य गैर व्यर्थ भूमि कहते हैं। फिर आती है निबल बोया गया क्षेत्र। निबल बोया गया क्षेत्र, इसमें वह भूमि आती है जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती है, जो काम में ली जाती है, खेती बाड़ी के काम में ली जाती है, वह निबल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। संपूर्ण, निबल का मतलब होता है पूरा जो बोया जाता है। और फिर होता है नौवां जो इसका वर्गीकरण है वो है कि विविध तरु फसलों एवं उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। इस वर्ग में वह भूमि शामिल होती है जिस पर उद्यान और फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं। इस प्रकार की ज्यादातर भूमि निजी स्वामित्व में होती है, जो व्यक्तिगत संपत्ति होती है, लोग वहां पे बागान लगाते हैं, फसल जो फलों के जो पेड़ होते हैं वो लगाते हैं। तो ये इस तरीके से हमने देखा कि 9 प्रकार की जो है अलग अलग वर्गीकरण किया हुआ है भूमि का। अब हम देखेंगे शुद्ध बुवाई क्षेत्र। किसी कृषि वर्ष में बोया गया कुल फसल क्षेत्र जो होता है वो शुद्ध बुवाई क्षेत्र कहलाता है। मतलब कि किसी कृषि वर्ष में जो भी फसल बोई जाएगी संपूर्ण रूप से वो सारा का सारा जो है वो शुद्ध क्षेत्र बुवाई क्षेत्र कहलाता है। सकल बोया गया क्षेत्र, इसमें क्या होता है कि जोते और बोए गए क्षेत्र में शुद्ध बुवाई क्षेत्र तथा शुद्ध क्षेत्र का वह भाग शामिल किया जाता है जिसका उपयोग 1 से अधिक बार किया जाता है, तो वो सकल में आ जाएगा टोटल में। फिर है भारत में भू उपयोग परिवर्तन। तो किसी क्षेत्र में भू उपयोग अधिकतर वहां की आर्थिक क्रियाओं की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है कि भूमि का उपयोग किन किन चीजों के लिए किया जाएगा। यद्यपि समय के साथ आर्थिक क्रियाओं में बदलाव आता रहता है, लेकिन भूमि अन्य बहुत से संसाधनों की भांति क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थायी होती है। अब है भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तन होते हैं जो भूमि के उपयोग को प्रभावित करते हैं। पहला परिवर्तन क्या होता है? पहला परिवर्तन होता है अर्थव्यवस्था का आकार। तो देखो कि जिसे उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के संदर्भ में समझा जाता है, इस समय के साथ बढ़ता है। जो बढ़ती जनसंख्या, बदलते आय का स्तर, उपलब्ध प्रौद्योगिकी आदि कारकों पर निर्भर करता है। तो ये होता है अर्थव्यवस्था का आकार। फिर क्या होता है? अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन। द्वितीय और तृतीय सेक्टरों में प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा अधिक तीव्रता से वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे कृषि भूमि गैर कृषि संबंधी कार्यों में प्रयुक्त होने लग जाती है। और तीसरा है कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था से कम होता योगदान। तो समय के साथ भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का दबाव कम नहीं होता, कृषि भूमि पर दबाव बढ़ने के कई कारण हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारा रहेगा साझा संपत्ति संसाधन, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ये क्या है? तो देखो कि भूमि के स्वामित्व के आधार पर इसे मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो होता है निजी भू संपत्ति और एक होता है साझा संपत्ति संसाधन। तो साझा संपत्ति संसाधन पर राज्य का स्वामित्व होता है, उस पर निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, निजी अधिकार जो उस पर नहीं होता। यह संसाधन पशुओं के लिए चारा, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी और वन उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। अब देखो साझा संपत्ति संसाधन का विशेष महत्व है। क्यों महत्व है? कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन छोटे कृषकों और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के जीवन यापन का महत्व होता है। अब गांव में जो गरीब लोग होते हैं, तो अब वो जैसे मान लो लकड़ी चुननी है, उनको अपने पशुओं को चराना है, तो वो लोग जो कॉमन जो जमीन होती है सबकी, वहीं पर ये अपना करते हैं। क्योंकि वे भूमिहीन होने के कारण पशुधन से प्राप्त आजीविका पर निर्भर रहते हैं। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की जिम्मेदारी चारा और ईंधन एकत्रित करने की होती है। तो साझा संपत्ति संसाधन वन उत्पाद जैसे फल है, रेसे है, गिरी, औषधीय पौधे आदि उपलब्ध कराती है। तो ये सब के लिए कॉमन होती है और वहां पे सभी लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा जो है वो कुछ चीजें प्राप्त करते हैं। अब है साझा संपत्ति संसाधन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? तो देखो कि पशुओं के लिए चारा यहां से प्राप्त किया जाता है, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन जैसे लकड़ी आदि, लकड़ी और साथ ही अन्य वन उत्पाद जैसे फल, रेसे, गिरी, औषधीय पौधे, ये साझा संपत्ति संसाधन के अंतर्गत आते हैं। सभी लोग इसका उपयोग करते हैं।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के जीवन यापन में इन भूमियों का विशेष महत्व है, क्योंकि इनमें से अधिकतर भूमिहीन होने के कारण पशुपालन से अपनी आजीविका पर निर्भर रहते हैं और पशु यहाँ पे चरते हैं, इसलिए ये इनके काम आती है। महिलाओं के लिए भी इनका विशेष महत्व, ये सारी चीजें अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब भारत में कृषि भू उपयोग भू संसाधनों का महत्व उन लोगों के लिए अधिक होता है जिनकी आजीविका कृषि पर निर्भर करती है। द्वितीय और तृतीय आर्थिक क्रियाओं की अपेक्षा कृषि पूर्णतया भूमि पर निर्भर करती है। भूमि की गुणवत्ता कृषि उत्पाद को प्रभावित करती है जो अन्य कार्यों में नहीं है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में, और ये देखो हम उसको पढ़ चुके थे, ठीक है। अब ये जो है कृषि घनता, अब ये कृषि घनता कैसे निकालते हैं कि सकल जो बोया गया क्षेत्र है उसमें भाग दिया जाता है निवल बोए गए क्षेत्र का, इंटू गुणा किया जाता है 100 से, तो इस तरीके से वो निकल जाता है। अब भारत में कृषि ऋतु या फसल ऋतु हैं, तो देखो भारत में 3 प्रकार की जो है वो कृषि ऋतु मानी गई है, या 3 फसल ऋतु होती है। एक होता है खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें जो बरसात के मौसम में बोई जाती है, और इनका जो समय होता है वो होता है जून से सितंबर का, है ना। जून महीने से लेकर के सितंबर तक की जो फसलें होती है वो खरीफ की फसलों में आती है। और प्रमुख फसलें हालांकि अलग अलग हैं, जैसे उत्तर भारत में अन्य अलग फसलें बोई जाती है, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहाँ पे अलग फसलें बोई जाती है। तो खरीफ की फसलों में चावल जो है वो खरीफ में जाएगा, कपास खरीफ की फसल है, बाजरा खरीफ की फसल है, मक्का है, ज्वार है, अरहर जो है तुअर की दाल जिसे हम कहते हैं,